हेलो स्टूडेंट्स। आज हम राउंड 3 में 16 क्वेश्चंस के आधार पर 16 बेसिक कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग पेन कॉपी लेकर, पेन और नोटबुक लेकर लिखने के लिए तैयार रहें। लिखने के लिए मतलब नोट्स बनाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम सिर्फ 16 क्वेश्चन के आधार पर 16 टॉपिक्स की बात नहीं कर रहे होंगे, बल्कि इनके साथ साथ हमारे कुछ इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, ये कंसेप्ट हैं, वो भी टच होंगे। तो हो सकता है लगभग 20 कंसेप्ट के आसपास कवर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला कंसेप्ट है वह है माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित। प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है उत्पादन के सिद्धांत से, लागत के सिद्धांत से, साधन कीमत निर्धारण से, या उपर्युक्त सभी से। देखिए, हम इसमें दो तरह के प्रश्नों को यूज में ला रहे हैं। ये सभी प्रश्न एक एक नंबर के हैं। कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस टाइप के हैं, तो ये मल्टीपल चॉइस जैसा ही है, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन सबसे ज्यादा सही उत्तर होगा। आपको सबसे ज्यादा सही उत्तर को ही सिलेक्ट करना होता है। तो हम इसको शुरू करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है, हम जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आर्थिक चर होते हैं उनका जब व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन किया जाता है तो हम कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन हो रहा है ना। आर्थिक चर हमारे कई होते हैं। हम कुछ आर्थिक चरों का यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, जैसे मांग एक आर्थिक चर है, ठीक है। पूर्ति एक और आर्थिक चर है। महंगाई एक और आर्थिक चर है। और इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी एक आर्थिक चर है। बेरोजगारी एक आर्थिक चर है ना। ये आर्थिक चर हैं। अब देखिए, इसमें से कुछ आर्थिक चर समष्टि स्तर के होते हैं, मैक्रो बड़े लेवल के होते हैं, और कुछ आर्थिक चर सूक्ष्म लेवल के, माइक्रो लेवल के होते हैं, या व्यक्तिगत स्तर के होते हैं। जो मांग और पूर्ति है, ये दोनों व्यक्तिगत स्तर के या सूक्ष्म स्तर के चर है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स चर है, ठीक है। अब जो मांग और पूर्ति का संबंध है, मांग और पूर्ति ये वस्तुओं से संबंधित भी है और साधनों से संबंधित भी है। यानी साधनों की मांग और पूर्ति, वस्तुओं की मांग और पूर्ति दोनों से संबंधित है, ठीक है। वस्तुओं की जो कीमत होती है उसको हम सामान्यतः कीमत कह देते हैं, और साधनों की जो कीमत होती है उसे हम साधन आय कह देते हैं, है ना। तो साधनों की कीमत को साधन आय कहा जाता है, तो ये साधन की इनकम हो जाती है। तो ये जो वस्तुओं की कीमत निर्धारण है, हम मांग और पूर्ति से ही वस्तु की कीमत तय होती है। साधनों की मांग और साधनों की पूर्ति से साधनों की कीमत तय होती है। तो ये जो साधनों से जब जो साधनों की कीमत होती है, साधनों की कीमत से फिर कोई फर्म होती है, साधनों को किसी कीमत पर खरीदती है, और खरीदने के बाद उसे उत्पादन में लगाती है ना, किसी नई वस्तु का उत्पादन करती है। तो साधनों की कीमत से किसी वस्तु की कीमत भी तय होती है। उत्पादन फलन में हम ऐसा पढ़ चुके हैं। और बिल्कुल, जो साधनों पर जो खर्च किया जाता है उसको हम साधन की आय कह देते हैं साधनों की तरफ से। और जो जो उन साधनों को रोजगार देने वाला जो जो फर्म होती है या उत्पादक होता है, उसकी तरफ से हम साधनों की कीमत को लागत कह देते हैं, ठीक है। साधन लागत और साधन आय दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ बोलने का अंतर है। एक की ओर से साधन लागत कह दिया जाता है और दूसरी की ओर से उत्पादक की ओर से साधन लागत कहते हैं साधनों की कीमत को। और जो साधन होते हैं, साधनों की ओर से अगर हम कहेंगे साधनों की कीमत को, तो साधन आय कहते हैं, ठीक है। तो जो उत्पादन के सिद्धांत है, उत्पादन फलन, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं इसको। तो उत्पादन के सिद्धांत माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, ठीक है। लागत के सिद्धांत यानी साधनों पर जो खर्च किया जा रहा है किसी वस्तु के उत्पादन के लिए, तो ये भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध से संबंधित है। साधन कीमत निर्धारण किसी भी वस्तु की कीमत जब तय होती है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का से संबंधित होता है। तो साधन की जब कीमत निर्धारित हो रही है, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। तो हमारा जो सही उत्तर है, सबसे सटीक आंसर है, सबसे सही उत्तर है, वो है उपर्युक्त सभी से। क्योंकि उत्पादन के सिद्धांत, लागत के सिद्धांत और साधन कीमत निर्धारण के सिद्धांत, तीनों का ही अध्ययन
व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब अगले कंसेप्ट पे जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न है उपयोगिता का अर्थ है ना? किसी भी वस्तु में उपयोगिता वास्तव में उस वस्तु का गुण होती है। मैं एक पेन से लिख रहा हूँ, तो इस पेन में उपयोगिता है, पेन की कोई यूटिलिटी है, पेन की जो उपयोगिता है वो क्या है? इस पेन का जो लिखने का गुण है, ये लिखने का गुण ही इसकी उपयोगिता है ना? तो किसी भी वस्तु का जो गुण होता है वही गुण उसकी उपयोगिता होती है। लेकिन इस गुण की खास बात होती है, गुण करता क्या है? ये गुण संतुष्टि देता है। इस गुण से संतुष्टि मिलती है। जब हम कहते हैं कि हमको उपयोगिता मिल रही है तो वास्तव में हमको संतुष्टि मिल रही होती है। हम पेन का यूज कर रहे हैं, मैं पेन का उपभोग कर रहा हूँ, पेन का उपभोग करने से मुझे उपयोगिता मिल रही है, और वास्तव में ये उपयोगिता क्या मिल रही है? मुझे मेरे लिखने का जो काम है, लिखने की जो जरूरत हो रही है वो संतुष्ट हो रही है। तो उपयोगिता का संबंध या उपयोगिता का अर्थ संतुष्टि है। कई बार इसको तुष्टि गुण भी कहा जाता है। उपयोगिता का संबंध या उपयोगिता का अर्थ है संतुष्टि या तुष्टि गुण। मनोरंजन उपयोगिता नहीं है। उपयोगिता का अर्थ सिर्फ मनोरंजन नहीं होता है, दुख भी नहीं है। और क्योंकि मनोरंजन नहीं है तो जो चौथा ऑप्शन है 2 और 3 ये भी गलत आंसर हो जाता है। तो हमारा सही उत्तर होता है उपयोगिता संतुष्टि है या तुष्टि गुण है। तीसरे कंसेप्ट में हमसे हमसे कहा गया है कि डैश करके छोड़ दिया है, मैं उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। उत्पत्ति के सभी साधन जो साधन है उन्हीं को उत्पत्ति के साधन भी कहते हैं। तो सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? बाजार काल में, अति अल्प काल में, अल्प काल में या फिर दीर्घ काल में। अब देखिए जो उत्पादन में जो समय की अवधारणा है, उत्पादन फलन में समय की अवधारणा को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसका लिंक नीचे दिया जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको फिर से देख सकते हैं। और हम यहाँ पर उसकी थोड़ी बात भी कर लेते हैं। सभी साधन का मतलब ये है कि हम सभी साधनों को 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक को हम कहते हैं विभाज्य साधन और दूसरे को कहते हैं अविभाज्य साधन। अब ये उत्पादन की अवधियां हैं, उत्पादन फलन की अवधियां हैं। तो जो बाजार काल होता है, बाजार काल बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है। इस पीरियड में जो विभाज्य साधन होते हैं, जिन साधनों की विभाज्यता अधिक होती है, जो विभाज्य साधन होते हैं उनकी मात्रा भी नहीं बदली जाती है, स्थिर रहते हैं। और अविभाज्य साधन तो स्थिर रहते ही है। ठीक है? तो बाजार काल ऐसी अवधि है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधन स्थिर रहते हैं। हमारा प्रश्न स्थिर रहने से संबंधित नहीं है, हमारा प्रश्न है सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो अब देखते हैं, अब देखिए बाजार काल है यही अति अल्प काल भी होता है, दोनों नाम एक ही बाजार के हैं। तो हमारे ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है? अब तीसरा ऑप्शन आता है अल्पकाल। क्या होता है? अल्पकाल में विभाज्य साधन परिवर्तनशील होते हैं, या परिवर्ती होते हैं, और जो अविभाज्य साधन होते हैं ये स्थिर रहते हैं। ठीक है? अब देखिए सभी साधन जो है परिवर्तनशील नहीं है यहाँ पर भी, तो अल्पकाल भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। दीर्घ काल में क्या होता है? जो विभाज्य साधन होते हैं ये तो परिवर्तनशील होते ही हैं, साथ ही साथ जो अविभाज्य साधन होते हैं वो भी परिवर्तनशील हो जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर सभी साधन परिवर्तनशील हो गए। कौन सी अवधि में? दीर्घ काल में, लॉन्ग टर्म में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, है ना? तो हमारा जो सही आंसर होता है वो होता है दीर्घ काल, नंबर 4। नेक्स्ट कंसेप्ट है कुल संप्राप्ति को बिक्री की मात्रा से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। देखिए किसी भी जो कुल मूल्य होता है, किसी भी चर का या किसी भी वैल्यू का जो कुल मूल्य होगा, अगर हम उस कुल मूल्य को कुल मात्रा से भाग करते हैं, कुल मात्रा से अगर हम भाग करेंगे, मात्रा या इकाई कह सकते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो औसत मूल्य के बराबर आती है। ये बहुत बेसिक बात है, मैथ्स में भी यूज होता है, हर जगह यूज होता है। अब देखिए क्या, अगर हम राष्ट्रीय आय या कुल राष्ट्रीय आय को जनसंख्या यानी लोगों की कुल संख्या से अगर भाग कर देंगे हम, तो हमें जो प्राप्त होता है, जो वैल्यू प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं देश की औसत आय। ठीक है? थोड़ा और क्लियर करते हैं इसको। हमने
उत्पाद की अवधारणा पढ़ी थी। कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद। जब हम कुल उत्पाद को साधन की कुल मात्रा से भाग करते हैं तो जो मूल्य आता है वो होता है औसत उत्पाद। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 3 एग्जांपल आ जाते हैं। एक ये तो बेसिक बात हो गई है सूत्र की, राष्ट्रीय आय से संबंधित एक एग्जांपल आ गया है, कुल उत्पाद से संबंधित दूसरा एग्जांपल आ गया है, और सब जगह क्या है, जो वैल्यू आती है वो औसत होती है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे, कुल संप्राप्ति को बिक्री की मात्रा से। अब देखिए उत्पाद की जगह हम लिख देंगे, कुल उत्पाद की जगह लिख देंगे कुल संप्राप्ति। कुल संप्राप्ति को अगर हम भाग करेंगे कुल बिक्री से, बिक्री की मात्रा कह रहे हैं ना, बिक्री की कुल मात्रा, कुल बिक्री से अगर भाग करेंगे इसको, बिक्री मतलब बिक्री इकाइयों से, है ना, तो प्रति इकाई संप्राप्ति आ जाएगी हमारी, उसी को हम कहते हैं औसत संप्राप्ति। ठीक है, तो सीमांत से औसत यानी हम कुल को जब कुल मात्रा से, कुल मूल्य को कुल संप्राप्ति को कुल मात्रा से भाग करेंगे तो औसत संप्राप्ति आती है, औसत वैल्यू मिलेगी हमको, सीमांत वैल्यू नहीं मिलेगी, कुल वैल्यू नहीं मिलेगी। औसत लागत यहाँ लिखा है, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, ध्यान से ऑप्शंस पढ़ने चाहिए हमेशा। औसत संप्राप्ति सही उत्तर है। औसत लागत का सूत्र बिल्कुल ऐसे ही दूसरा हो जाएगा कि कुल लागत बट्टे कुल इकाइयां या कुल मात्रा बराबर औसत लागत। प्रश्न कुल संप्राप्ति से संबंधित है, तो हमारा जो आंसर है वो है औसत संप्राप्ति सही आंसर है। अगले पे जाते हैं, आज का कंसेप्ट 5 है, प्रतिस्पर्धा के आधार पर बाजार का प्रकार नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो बाजार से संबंधित है, बाजार के प्रकार, है ना। बाजारों को, किसी भी बाजार को अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे स्थान के आधार पर, है ना, गतिशीलता के आधार पर, और समय के आधार पर, और प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता के आधार पर। प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता दोनों एक ही बात है। प्रतियोगिता के आधार पर, देखिए स्थान के आधार पर बाजार स्थानीय हो सकती है, लोकल मार्केट हो सकती है, ठीक है, या फिर राष्ट्रीय बाजार हो सकती है, या अंतरराष्ट्रीय हो सकती है। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार एक ऑप्शन है नंबर 4 पे, है ना। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार जो है वो एक तरह का बाजार का प्रकार है, लेकिन वो स्थान के आधार पर, ठीक है। गतिशीलता के आधार पर स्थिर बाजार हो सकती है, स्थिर मतलब एक जगह रुकी हुई, या फिर मोबाइल गतिशील बाजार हो सकती है, एक जगह रुकी हुई बाजार। आप जहां बाजार में सामान खरीदने जाते हो, सामान्य तो स्थिर बाजार होती है, दुकानें होती हैं स्थिर होती हैं एक जगह पर। लेकिन आपके गांव में भी कई बार कुर्सी बेचने वाले आ जाते हैं या फेरी लगाने वाले आ जाते हैं, तो वो गतिशील बाजार का उदाहरण है। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार 3 प्रकार का होता है, यहाँ जो 3 लिखे हैं, पूर्ण प्रतियोगी बाजार, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार और एकाधिकार बाजार, एकाधिकारी बाजार। ये तीनों ही प्रकार जो हैं प्रतियोगिता के आधार पर है। अब हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि प्रतिस्पर्धा के आधार पर बाजार का प्रकार नहीं है। ये बहुत ध्यान देने वाला शब्द है। अगर सिर्फ बाजार का प्रकार है होता तो ये तीनों ऑप्शन हो जाते हमारे सही, है ना, लेकिन नहीं है कह रहा है, तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, और जो सही उत्तर है वो है अंतरराष्ट्रीय बाजार। फिर अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा मांग के नियम के अपवाद से संबंधित। मांग के नियम के अपवाद। अब देखिए मांग के नियम के अपवाद एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। मांग के नियम के अपवाद को जानने के लिए जरूरी है कि हम मांग के नियम को जाने पहले, ठीक है। मांग का नियम क्या है, मांग के नियम का अपवाद, ठीक है। पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि मांग का नियम क्या है। मांग के नियम को जानते हैं। मांग का नियम क्या कहता है, किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच में नकारात्मक संबंध होता है, विलोम संबंध होता है। विलोम संबंध का मतलब यह है कि अगर कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाएगी, मांग गिर जाएगी, और अगर कीमत गिरती है, अगर कीमत गिर जाती है तो मांग बढ़ जाएगी, है ना। हमने ये अलग अलग रंगों से अलग अलग परिस्थितियां दिखाई हैं। तो ये विलोम संबंध होता है मांग के नियम के अनुसार, एक वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच में।
अब अपवाद क्या होगा? अपवाद ये कहेगा कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है, मांग के नियम का अपवाद का मतलब है ऐसी परिस्थितियां या ऐसी वस्तुएं, ऐसी परिस्थितियां या ऐसी वस्तुएं जब कीमत बढ़ने पर या कम होने पर मांग पर उल्टा असर नहीं, विलोम विलोम प्रभाव नहीं होगा। अगर कीमत बढ़ती है तो मांग कम नहीं होगी, ठीक है। और अगर कीमत गिरती है तो मांग में वृद्धि भी नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं कि ये मांग के नियम के अपवाद है, ठीक है। अब मांग के नियम के अपवाद होते क्या हैं? दो अपवाद लिखिए कह रहा है। मैं यहाँ पर जो है चार चार अपवाद डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप लोग चार में से कोई भी दो लिख सकते हैं। मांग के नियम का पहला अपवाद है गिफन वस्तु। इन्हें अगर आपने पढ़ा होगा आपकी किताब में तुच्छ वस्तु या निम्न कोटि की वस्तु या फिर घटिया वस्तु लिखा गया है, ठीक है। तो जो गिफन वस्तुएं होती हैं, गिफन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। हम सबसे पहले गिफन वस्तु का एक उदाहरण लेते हैं। कि जो मोटा अनाज है, मोटा अनाज को जब गेहूं और चावल के साथ जब तुलना की जाती है, गेहूं और धान के साथ इसकी तुलना होती है जब, तो गेहूं और चावल सामान्य वस्तु कही जाती हैं और मोटा अनाज को जो है घटिया वस्तु या तुच्छ वस्तु कहा जाता है, या हम कहेंगे इसको गिफन वस्तु कहा जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, जो गिफन वस्तु जो होती है, मोटा अनाज उसका एक उदाहरण है। गिफन वस्तु में जब कीमत गिरती है, तो मांग के नियम के अनुसार मांग बढ़ जानी चाहिए, लेकिन मांग बढ़ती नहीं है, ठीक है। या फिर अगर कीमत बढ़ रही है, कीमत बढ़ने पर जो गिफन वस्तु होती है उसकी मांग गिरती नहीं है, अपोजिट बिहेव नहीं करती है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि गिफन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता। ये पहली परिस्थिति है, ठीक है। ये मांग के नियम का पहला अपवाद है गिफन वस्तु। दूसरा अपवाद की बात करते हैं। दूसरा अपवाद होता है कुछ प्रदर्शन प्रभाव वाली वस्तुएं होती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका प्रदर्शन प्रभाव होता है। प्रदर्शन प्रभाव का मतलब ये होता है कि उन वस्तुओं को दिखाने के लिए जो है उपभोग करना जरूरी होता है। आप इन्हें दिखावे की वस्तु भी कह सकते हैं। प्रदर्शन प्रभाव वाली वस्तुएं, प्रदर्शन प्रभाव वाली वस्तु या दिखावे वाली वस्तु। अब जो दिखावे वाली वस्तु होती हैं ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है दिखावे की आवश्यकता। दिखावे की आवश्यकता का मतलब ये है कि इन वस्तुओं का जो है मजबूरी में दिखावा किया जाता है, ठीक है। और कुछ होती है दिखावे का उपभोग, दूसरी तरह कहा जाता है दिखावे का उपभोग। दिखावे का उपभोग, दिखावे का जो उपभोग होता है ये जीवन स्तर दिखाने के लिए किया जाता है ना। ये आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि स्टेटस दिखाने के लिए, है ना, या फिर समाज में अपने आप को अलग दिखाने के लिए ये उपभोग किया जाता है। कौन सा? दिखावे का उपभोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम नैनीताल जैसी जगहों में आजकल हम देखते हैं, नैनीताल जहाँ के साल भर लगभग ठंड रहती है, वहां पर भी लोग रेफ्रिजरेटर का उपभोग, रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, और छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, ठीक है, ज्यादा लीटर वाले रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं। तो ये दिखावे का उपभोग है। आजकल पहाड़ों में बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है, जहां बहुत ठंड होती है वहां पर भी लोग रेफ्रिजरेटर खरीदने लगे हैं, घर में रखने लगे हैं। हालांकि उसका यूज मुश्किल से आधा महीना एक महीने तक ही हो पाता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो ये दिखावे का उपभोग है। दिखावे के उपभोग पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। मांग का नियम लागू नहीं होने का मतलब ये है कि अगर कीमत गिरेगी तो मांग नहीं बढ़ेगी, मांग में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि कीमत गिरने वाली जिस वस्तु की कीमत, सस्ती वस्तु
कीमत गिरती है मतलब सस्ती हो जाती है, और सस्ती वस्तु को खरीदने पर कुछ लोगों के स्टेटस पर अपोजिट असर पड़ता है, तो वो उसकी ज्यादा मात्रा नहीं खरीदते। ठीक है। या फिर इसी बात को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अगर कीमत बढ़ जाती है तो इनकी मांग कम नहीं होती है। कम इसलिए नहीं होती है क्योंकि लोग अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए उसका उपभोग लगातार करते रहते हैं। तो दिखावे के उपभोग के लिए जिन वस्तुओं का उपभोग किया जाता है, जिन वस्तुओं का दिखावे के लिए उपभोग किया जाता है, उनका उन पर जो है मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है। ऐसे ही दिखावे की आवश्यकता से संबंधित भी है। दिखावे की आवश्यकता में क्या होता है, ये मजबूरी में किया जाने वाला उपभोग है। इसका जो है जिनकी आय कम है वो लोग भी इसका उपभोग करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अ, मजबूरी में उपभोग करना पड़ता है। ठीक है। हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म है। अगर कोई बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म के बिना स्कूल न जाए तब भी उसकी पढ़ाई हो सकती है ना, उसकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं होना है। लेकिन क्या है, स्कूल यूनिफॉर्म का क्या होता है, दिखाने के लिए उसको पहनना जरूरी है। अगर नहीं पहनेंगे तो फिर हो सकता है पढ़ाई लिखाई में कुछ बाधा आ जाए, है ना, कुछ दिक्कतें हो जाए। तो स्कूल यूनिफॉर्म जो है दिखाने के लिए जरूर पहननी पड़ती है, और ये मजबूरी है ना, इसका आय से कोई संबंध नहीं है। जो दिखावे का उपभोग है ये अधिक आय वाले लोगों से संबंधित है, और जो दिखावे की आवश्यकता है ये आय के एक तरीके से हम कहते हैं आय के निरपेक्ष है। जो अधिक आय वाला है उसको भी ये उपभोग करना पड़ता है, दिखावे की आवश्यकता पूरी करनी पड़ती है, और जिसकी आय कम है उसको भी दिखावे की आवश्यकता पूरी करनी पड़ती है। ठीक है। तो ये प्रदर्शन प्रभाव वाली वस्तुएं होती हैं, इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। ठीक है। यानी कीमत कम या ज्यादा होने पर इनकी मांग पर विपरीत असर नहीं होता। ठीक है। तो हमने जो है ये पढ़ लिया, गिफन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, प्रदर्शन प्रभाव वाली वस्तुओं पर लागू नहीं होता है, प्रदर्शन प्रभाव में भी दिखावे की आवश्यकता से संबंधित वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, और दिखावे के उपभोग से संबंधित वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसके अलावा उपभोक्ता की अज्ञानता एक और कारण है जो मांग के नियम का अपवाद बन जाता है। कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है, ऐसा मांग का नियम बताता है। लेकिन जो अगर उपभोक्ता है ना, उपभोक्ता अगर कीमत वस्तु के संबंध में जानकारी नहीं रखता है ना, वस्तु के संबंध में अज्ञानता रखता है या जानबूझ के जो है इग्नोर करता है वस्तु के संबंध में अज्ञानता, है ना। अब वो वस्तु कोई भी है, सामान्य रूप से उसमें मांग का नियम लागू होगा, लेकिन अगर उपभोक्ता उसके संबंध में जानकारी नहीं रखता है, उपभोक्ता जो है उस वस्तु के संबंध में अज्ञानता रखता है, तो फिर मांग का नियम लागू नहीं होता है। उसे पता नहीं कि कीमत कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, वो अपनी जरूरत के अनुसार या फिर जो है अपने अपने हिसाब से उस वस्तु को खरीद लेता है। कीमत बढ़ने पर भी खरीदता है और कीमत कम होने पर भी खरीदता है। और इसी प्रकार एक और कारण है जो मांग के नियम का अपवाद बनता है, वह है बाजार में संभावित कीमत। बाजार में, या हम कहेंगे कीमत में संभावित परिवर्तन। ताकि एक उपभोक्ता की नजर में संभावित परिवर्तन, संभावित कीमत में संभावित परिवर्तन। अब इसमें क्या होता है, देखिए हम इसकी बात करते हैं। यदि उपभोक्ता, हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कोविड 19 शुरू हुआ था 2020 में, है ना। तो अचानक से जिस दिन लॉकडाउन लगा उसके एक दो दिन के अंदर अंदर एक खबर फैली कि नमक की शॉर्टेज हो गई है, नमक की कमी से संबंधित एक अफवाह फैली, क्योंकि नमक कमी तो हुई नहीं थी लेकिन 2-3 दिन ये खबर रही थी। या शायद 2-3 घंटे, इसने ज्यादा असर, 2-3 घंटे से ज्यादा असर नहीं दिखाया इसने। तो नमक की कमी हो गई, अफवाह फैली, और लोगों ने क्या किया, जो इस अफवाह के फैलने से पहले नमक का रेट था लगभग 25 रुपए प्रति किलो, है ना, 25 रुपए पर केजी। ठीक है। और अफवाह क्या फैली कि नमक की कमी होने वाली है। जब कमी होने वाली है तो लोगों को लगा कि भविष्य में जो है नमक हो सकता है 300, 400, 500, पता नहीं कितना महंगा हो जाए। ठीक है। उन्होंने मान लिया 300 रुपए किलो हो जाएगा, तो उन्होंने तुरंत क्या किया, बाजार गए
और 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो जिसको जितना हाथ लगा उन्होंने उतना खरीद लिया और उसके रेट भी ज्यादा चुकाए, यानी उसकी कीमत भी 50 से लेके 80 रुपए प्रति किलो तक कीमत चुकाई। ठीक है। अब देखिए पहले सामान्य स्थिति में रुपया थी, कीमत थी 25 रुपए किलो, और जब अफवाह फैली तो अचानक से उसकी कीमत 50 से 80 हो गई और लोगों ने फिर भी ज्यादा खरीदा पहले से, यानी कीमत बढ़ने के बाद भी मांग बढ़ गई। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भविष्य में उम्मीद लगाई जा रही थी कि नमक और महंगा हो जाएगा या शॉर्टेज हो जाएगी, मिलेगा ही नहीं। तो भविष्य में अगर संभावित परिवर्तन अगर कीमत बढ़ने के होते हैं तो फिर मांग का नियम वर्तमान में लागू नहीं हो पाता है। ठीक है। और अगर भविष्य में जो है कीमतें गिरने के चांसेस हैं तब भी वर्तमान में मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मांग के नियम के 4 अपवाद हमने डिस्कस किए हैं। पहला है गिफन वस्तु, गिफन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। दूसरा है प्रदर्शन प्रभाव रखने वाली वस्तुओं पर, प्रदर्शन प्रभाव वाली वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। प्रदर्शन प्रभाव दो कैटेगरी का हो सकता है, एक आवश्यकता से संबंधित और दूसरा स्टेटस, जीवन स्तर से संबंधित, जीवन स्तर से संबंधित। तीसरा है उपभोक्ता की अज्ञानता के कारण या उपभोक्ता की अज्ञानता की स्थिति में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। और चौथा है बाजार की संभावित दशाएं, है ना, कीमत में संभावित परिवर्तन, इसको हम सामान्य रूप से कहते हैं कीमत में संभावित परिवर्तन। अगर कीमत में, वस्तु की कीमत में भविष्य में परिवर्तन संभावित है, परिवर्तन की संभावना है, तब भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। हमने इस पूरे टॉपिक को लगभग 5-10 मिनट डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी 3 नंबर में पूछा गया है उत्तराखंड बोर्ड में, है ना, लेकिन उसमें 2 अपवाद लिखे नहीं था, उसमें मांग के नियम के अपवाद लिखिए या अपवाद समझाइए, ऐसे था। तो जब समझाना होता है तो फिर आपको गिफन वस्तु मांग का नियम कैसे लागू नहीं होने देती है उसकी बात भी आपको करनी होती है। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनमें से कोई 2 आंसर, जब आपसे 2 अपवाद पूछे जाते हैं, 3 पूछे जाते हैं, इनमें से कोई 2 या 3 लिख सकते हैं। ठीक। अगला कंसेप्ट है किसी वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव होगा यदि इसके उत्पादन में लगे साधनों की कीमत बढ़ जाती है। देखिए ये प्रश्न जो है ये हमारे उत्पादन फलन की अवधारणा, उत्पादन फलन से संबंधित है। उत्पादन फलन क्या होता है? उत्पादन फलन कहता है कि जो उत्पाद की मात्रा होती है, उत्पाद की मात्रा साधनों का फलन होती है, साधनों की मात्रा का फलन होती है। ठीक है। इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि जो उत्पाद का मूल्य होता है, उत्पाद की जो कीमत होती है, उत्पाद का जो मूल्य होता है वो साधनों के मूल्य का फलन होता है, साधन की कीमत का फलन होता है, साधन की लागत का फलन होता है, ये भी हम कह सकते हैं। तो जब साधनों की कीमत बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि लागत बढ़ गई है। और आम बोलचाल में आपने सुना है कि जब किसी वस्तु की लागत बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। हमने पोस्ट कोविड के बाद के टाइम में देखा है कि हर तरफ मजदूरी बढ़ गई है ना, और जो है कीमतें बढ़ गई, साधनों की कीमतें बढ़ गई, तो बाजार में हर चीज महंगी हो गई। इसके पीछे वजह यही है कि साधनों की कीमत बढ़ी तो उत्पाद की कीमत भी बढ़ गई। तो इसका सीधा आंसर होगा कि अगर किसी वस्तु के साधन की कीमत बढ़ती है तो उसके उस वस्तु की कीमत भी बढ़ जाती है। अगला है संतुलन कीमत किसे कहते हैं? यह बाजार संतुलन से संबंधित अवधारणा है। आपको बाजार संतुलन को थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा। बाजार संतुलन क्या होता है? बाजार संतुलन ऐसी स्थिति होती है जब किसी वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होते हैं, और मांग और पूर्ति कीमत के सापेक्ष होते हैं, यानी कीमत से निरपेक्ष नहीं होते हैं। तो इधर हम लिखते हैं मात्रा, मात्रा मांग और पूर्ति दोनों दिखाई जाएंगे एक्स पर, और इधर लिखते हैं वाई एक्स पर लिखते हैं कीमत, है ना, वाई एक्स पर कीमत होती है। तो एक ये सप्लाई कर्व है, पूर्ति वक्र,
और ये x बना देते हैं हम, और ये है मांग वक्र। ठीक है, x बनाएंगे, ऊपर से पहले मांग लिखेंगे और फिर दाईं ओर पूर्ति लिख लेंगे, तो ये मांग वक्र और पूर्ति वक्र बन जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एक सबसे पहले एक ये पॉइंट बनता है जहां पर मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर है, दोनों एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम नॉर्मली कैपिटल ई करके लिखते हैं, और इसी ई को कहा जाता है बाजार संतुलन। इसी को कहते हैं बाजार संतुलन। ठीक है, और इस संतुलन बिंदु से मात्रा अक्ष पर यानी एक्स अक्ष पर एक सीधी लाइन डालेंगे, और एक लाइन इसी बिंदु से तिरछी बिल्कुल वाई अक्ष पर डाल देते हैं, एकदम सीधी लाइन, है ना। तो हमें जो है दो क्रॉस पॉइंट और मिलते हैं, एक तो यहाँ पे मिलता है और एक यहाँ पे मिलता है। तो ये वाला पॉइंट है मात्रा से संबंधित है, इस मात्रा को हम कहते हैं संतुलन मात्रा, इसको कहते हैं संतुलन मात्रा। और जो ये पॉइंट है जहां पर कीमत पर मिल रही है सीधी लाइन बाजार संतुलन वाली, इसको कहते हैं हम संतुलन कीमत या कीमत संतुलन, संतुलन कीमत। तो अब ये चित्र से समझाने वाली बात हो गई। जब आप इसका आंसर लिखेंगे, इसके आंसर में आप इस तरीके से इसको ऐसा डायग्राम भी बना देंगे, तब भी आपका आंसर सही माना जाता है। ठीक है, तो उसमें गलत कुछ नहीं होगा, आप ऐसा डायग्राम बना देंगे तो ये भी आपका सही आंसर है। और इसको लिख भी सकते हैं, लिखेंगे क्या, बाजार संतुलन की स्थिति में, बाजार संतुलन की या संतुलित बाजार की स्थिति में निर्धारित कीमत, निर्धारित कीमत को संतुलन कीमत कहते हैं। ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आपको अपने शब्दों में लिखनी चाहिए परिभाषाएं या जो भी आंसर लिखने हैं, लेकिन डायग्राम आपके नहीं बदलने वाले हैं। इस डायग्राम को आप प्रैक्टिस भी कर लें, ये कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा। ठीक है, अब अगले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। अगला कंसेप्ट है तीसा की महामंदी किस अवधि से संबंधित है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। तीसा की महामंदी 1929 से लेकर 1933-34 तक चली है ना, 33 तक चली है मुख्य रूप से। और फिर इसके बाद 1929 से लेकर 33-34 तक जेएम कीन्स ने अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया और उस अध्ययन को एक किताब के रूप में लिख डाला, है ना। एक रिसर्च कर दी और लिख दिया, और उस किताब का नाम, पॉपुलर नाम है द जनरल थ्योरी। इसका पूरा नाम क्या है आप लोग इसको ढूंढेंगे और लिखेंगे, द जनरल थ्योरी। और ये किताब आई है 1936 में। ठीक है, तो इसी किताब से मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है, समष्टि अर्थशास्त्र की शुरुआत होती है। इसीलिए जेएम कीन्स को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये अवधि जो तीसा की महामंदी है, तीसा की महामंदी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 30 से 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 यानी ऐसे साल में थे जिनके लास्ट में 30 आता है, जैसे 30, 31, 32, सबके अंत में 30-30 वर्ड आ रहे हैं ना। तो इसलिए इसको तीसा की महामंदी कहा जाता है, क्योंकि 30 के दशक में पूरे दुनिया में जो है इसने अपना असर दिखाया था। फिर अगला है मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं अंतिम वस्तु, पूंजीगत वस्तु, कच्चा माल, या इनमें से कोई नहीं। इसको भी हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, उन्हें उपयोग के आधार पर, उनका क्या उपयोग किया जा रहा है, उपयोग के आधार पर दो कैटेगरी में रखा जाता है। एक होती है अंतिम वस्तु, सॉरी अंतिम वस्तु नहीं, उपभोग वस्तु। एक होती है उपभोग वस्तु, उपभोक्ता वस्तु, उपभोक्ता वस्तु। और दूसरी होती है उत्पादक वस्तु। जो उत्पादक वस्तु होती है ये किसी अन्य वस्तु का उत्पादन करती है, और जो उपभोक्ता वस्तु होती है किसी अन्य वस्तु का उत्पादन नहीं करती है। तो अन्य वस्तु का उत्पादन करती है, इन्हीं को हम उत्पादक वस्तु कहते हैं। इसमें भी दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं पूंजीगत वस्तु,
पूंजीगत, और दूसरी को कहते हैं मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, हम इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। पूंजीगत वस्तु को हम समझ दोनों उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या लेते हैं हम उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए चीनी बनाई जा रही है। ठीक है, चीनी उपभोक्ता वस्तु है। ठीक, और बनती कैसे है? इस उपभोक्ता वस्तु को बनाने के लिए हमें गन्ना चाहिए होता है एक, और कुछ मशीनें चाहिए होती हैं जो मशीनें गन्ने को चीनी में बदल देती हैं। ठीक है, तो हम गन्ने को भी फैक्ट्री में काम पे लगाते हैं और मशीनों को भी काम पे लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, गन्ना जो होता है वो चीनी बन जाता है, गन्ने का रूप बदल जाता है, गन्ना चीनी में बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है। किसका? गन्ने का। लेकिन मशीनें जैसी पहले थी वैसी बाद में भी रहती हैं। मशीन चीनी नहीं बनती है, मशीन बनाती है गन्ने को चीनी, है ना। तो मशीनें जैसे पहली थी वैसी ही रहती हैं, यथावत बनी रहती हैं। थोड़ी टूट फूट होती है, घिसावट होती है, लेकिन उनका जो मूल रूप है वो गायब नहीं होता है। लेकिन गन्ने का मूल रूप गायब हो जाता है, वो चीनी बन जाता है। ऐसे ही कपड़े के उत्पादन में कपास गायब हो जाता है और कपास का कपड़ा बन जाता है। तो उत्पादक वस्तुओं में ऐसी वस्तुएं होती है, मध्यवर्ती वस्तुएं, जो अपना रूप बदलकर नई वस्तु बन जाती है, उनको हम मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। आम बोलचाल में इनको कच्चा माल भी कहा जाता है। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए, मध्य वस्तुएं होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, अंतिम वस्तु होती हैं? नहीं होती हैं। जो वस्तु अंतिम नहीं होती है उनका उत्पादक वस्तु के रूप में प्रयोग किया जाता है। अंतिम वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका फिर और अधिक जो है उत्पादन के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे वो उत्पादन एरिया से बाहर हो जाती है, उनको हम अंतिम वस्तु कहते हैं। पूंजीगत वस्तु ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन में सहयोग तो करती हैं, उत्पादन में मददगार तो होती हैं, लेकिन अपना स्वरूप नहीं खोती हैं। कच्चा माल ऐसी वस्तु होती है जो उत्पादन में सहयोग करती है, जिनके बिना उत्पादन करना संभव नहीं है, लेकिन ये अपना स्वरूप खो देती है, यानी अपना रूप बदलकर नए रूप में आ जाती है। इसी को हम कच्चा माल कहते हैं, और यही मध्यवर्ती वस्तु होती है। तो जो चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बैंक ऋण देता है। देखिए, हम लोगों को देखना पड़ेगा केंद्रीय बैंक के कार्य, है ना, केंद्रीय बैंक के कार्य और व्यावसायिक बैंकों के कार्य, इन दोनों को आप लोग जो है जब भी आपको समय मिलता है इनको ठीक से पढ़ ले। व्यावसायिक बैंक के कार्य और केंद्रीय बैंक के कार्य में क्या अंतर है, या केंद्रीय बैंक और व्यावसायिक बैंकों में क्या अंतर होता है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जन सामान्य से बचत, जन सामान्य को ऋण देने का काम किसका है? व्यावसायिक बैंकों का है। ठीक है, जन सामान्य को ऋण देता है कौन? व्यावसायिक बैंक। लेकिन प्रश्न क्या है? केंद्रीय बैंक ऋण देता है किसको? प्राइवेट कंपनी को भी व्यावसायिक बैंक ऋण देते हैं, यानी लोगों को और कंपनियों को जो ऋण देने का जो काम है वो व्यावसायिक बैंकों द्वारा किया जाता है। प्राइवेट कंपनियों को भी यही देते हैं, व्यावसायिक बैंक, लेकिन व्यावसायिक बैंकों को भी ऋण की आवश्यकता होती है, और व्यावसायिक बैंक जो ऋण लेते हैं वो केंद्रीय बैंकों से लेते हैं। व्यावसायिक बैंक ऋण लेते हैं केंद्रीय बैंक से। केंद्रीय बैंक से व्यावसायिक बैंक ऋण प्राप्त करते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो तीसरे नंबर पर है, केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है। अन्य कारण या उपरोक्त तो सभी गलत आंसर। अन्य विकल्प, जन सामान्य वाला विकल्प भी गलत है, प्राइवेट कंपनी वाला विकल्प भी गलत है, और उपरोक्त सभी वाला विकल्प भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। जेएम कीन्स से पहले समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जो अर्थशास्त्री थे वो कहते थे कि कोई भी वस्तु बाजार में बिना बिकी अनबिकी नहीं रहती है, यानी अगर एक बार बन गई तो फिर उसे बिकना ही बिकना है ना, वो कीमत गिर के बिकेगी या जैसे भी बिकेगी बिक जाएगी। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति, कोई साधन, अगर कोई भी साधन बेरोजगार नहीं होता है, वो मजदूरी गिरा देते हैं, पूरा रोजगार पा लेते हैं, मजदूरी और कम करते हैं और ज्यादा लोग को रोजगार मिल जाता है। इस तरह की थ्योरी पहले दी जाती थी। ठीक है, यानी इसी का मतलब, कहने का मतलब यह था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर देती है। कोई भी साधन है या वस्तु है, कोई भी साधन है या वस्तु है,
एक बार अगर वो उत्पादित हो गई फिर वो बाजार में बिक ही जाती है, बिक ही जाती है। यही बात जो है कही गई है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। ठीक है, वो बिना बिकी नहीं रहती है। अति उत्पादन की स्थिति अर्थव्यवस्था में नहीं होती है, इसका कहने का मतलब ये है। लेकिन जो महामंदी, तीसरा की महामंदी आई, उसमें बहुत अधिक उत्पादन जो है, उत्पादन की बहुत अधिक मात्रा बिना बिकी रह गई, अति उत्पादन की स्थिति हो गई थी अर्थव्यवस्थाओं में, इसलिए इसलिए मंदी आई थी। तो जो ये थ्योरी दी थी, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, ये थ्योरी दी थी एक जो है पुराने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा जाता है, जेबी से। ठीक है, तो मार्शल गलत ऑप्शन है, एडम स्मिथ गलत ऑप्शन है, केन्स भी गलत ऑप्शन है, जेबी से सही ऑप्शन है। इसी को से का नियम भी कहते हैं। इसी प्रकार जीएसटी क्या है? जीएसटी टैक्स है, लेकिन टैक्स कैसा टैक्स है? सभी लोग जानते हैं जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जो प्रत्यक्ष कर है ना, ये टैक्स जो होता है अप्रत्यक्ष होता है, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर होता है। अब अप्रत्यक्ष कर होता है वो ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं है, प्रत्यक्ष कर दिया है तो ये गलत आंसर हो गया। पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है पता नहीं है, शुल्क, शुल्क टैक्स नहीं होता है ना। अब देखिए हम पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है इसकी बात करते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की ऐसी प्राप्तियां होती हैं जो उसकी परिसंपत्तियों में या तो कमी करती हैं या उसकी देयताओं में वृद्धि करती है। ठीक है, मतलब या तो ऋण होंगे, केंद्र सरकार या बजट ले, जिस सरकार का भी बजट है, या तो वो ऋण लेती है या फिर अपनी संपत्ति को बेचती है। इन दोनों से जो आय प्राप्त होती है उसी को हम पूंजीगत प्राप्ति में रखते हैं। तो इन दोनों का भी कर से कोई संबंध नहीं है, तो ये भी टैक्स नहीं है। अब बच गया राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति दो तरह की होती है, एक होती है टैक्स रेवेन्यू मतलब कर प्राप्ति, और दूसरी होती है नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी गैर कर प्राप्ति। तो गैर कर प्राप्ति है, ये शुल्क है, जो शुल्क हमने लिखा था ऊपर विकल्प में दिया है, ये शुल्क जो है गैर कर प्राप्ति का एक उदाहरण है। आप लोग देखते हैं कई लोगों का जो है गाड़ी चलते चलते चालान कर दिया जाता है ना, ये गैर कर प्राप्ति है। ठीक है, सरकार के खजाने में ये रुपया जाता है, लेकिन टैक्स से नहीं जाता बल्कि टैक्स के अलावा अदर सोर्सेस से जाता है। जो टैक्स रेवेन्यू होता है ये भी दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है आयकर इनकम टैक्स और निगम कर, निगम कर, कंपनी कर भी कई बार कहा जाता है इसको। तो प्रत्यक्ष कर के दो उदाहरण है। और हमारा क्वेश्चन है जीएसटी क्या है, कौन सा कर है? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जीएसटी। ठीक है, इसके अलावा सेल टैक्स, वैट ना, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि कोई दो अप्रत्यक्ष कर लिखिए, तो आप इनमें से किसी दो को लिख लेंगे। तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या है देखते हैं। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर कर स्रोत का टैक्स रेवेन्यू का एक प्रकार है, और टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? राजस्व प्राप्ति को ही हम टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। नहीं, राजस्व प्राप्ति जो है दो प्रकार की होती है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स जो टैक्स रेवेन्यू है वो राजस्व प्राप्ति का एक प्रकार है। तो हम कह सकते हैं जीएसटी जो है वो एक तरीके से रेवेन्यू रिसीव्ड है, राजस्व प्राप्ति का ही एक प्रकार है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4 पे, राजस्व प्राप्ति। अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट राष्ट्रीय आय से संबंधित है। राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, 5 मिनट लगेंगे इसको समझने में। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये एक देश है, ठीक है, एक देश हो गया। अब इस देश के बाहर का पूरा एरिया विदेश कहा जाएगा, कहा जाता है। ये देश की बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बाहर जितना भी एरिया है सब विदेश हो गया, हो जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, हम विदेश विदेश को हम जो है ब्लू कलर से दिखाते हैं। विदेश से कुछ लोग काम करने आते हैं देश में, ब्लू कलर शो नहीं हो रहा है, इस कलर से करते हैं। विदेश से कुछ लोग काम करने आते हैं देश के अंदर,
ठीक है, काम करने आएंगे तो साधन आए, इसका मतलब ये साधन विदेशों से आए देश के अंदर, और उसके बदले वो साधन आए ले गए। ठीक है, कहां से ले गए? इस देश से ले गए। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही क्या हुआ, इस देश के कुछ साधन बाहर गए काम करने, विदेश में गए काम करने, और वहां से आय लेकर देश में आ गए, तो साधन आय कुछ देश में आ गई, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों में जो है थोड़ा सा डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ रुपया देश में आया साधन आय के रूप में, और कुछ रुपया देश से बाहर चला गया साधन आय के रूप में। तो जो देश में जो रुपया आया है साधन आय के रूप में, उसको हम कहते हैं विदेशों से प्राप्त साधन आय। यानी इस वाले हिस्से को, जो ये वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं विदेशों प्राप्त हुआ ना, विदेशों से आया है देश के अंदर, विदेशों से प्राप्त साधन आय। ठीक है, और जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाली आय जो विदेशों में चली गई है, देश से बाहर गई है जो, इसको हम कहते हैं विदेशों को प्राप्त, हमारे देश से या अपने देश से या इस देश से बाहर चली गई है, तो हम कहेंगे विदेशों को प्राप्त साधन आय। ठीक, तो अब हमारे विदेशी आय से संबंधित दो कंसेप्ट आ गए, एक तो विदेशों को प्राप्त साधन आय, और एक विदेशों से प्राप्त साधन आय। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय कहते हैं। इनको हम लिख लेते हैं शॉर्टकट में, विदेशों से प्राप्त साधन आय को हम कहेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको हम फीफा लिख लेते हैं, फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था अभी हाल ही में, बिल्कुल याद रहेगा आसानी से। ठीक है, और जो ये दूसरा है, दूसरा मतलब जो विदेशों को प्राप्त साधन आय है, इसको हम लिख लेते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू अब्रॉड। इसको हम कहेंगे फीता, है ना, याद रखना आसान हो जाएगा। और जो विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय है, इसको हम बोलते हैं, ये किताब में भी लिखा हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। ठीक है, अब जो NFIA होता है, आप इसको जो है एक बार फिर से चलाकर वीडियो को, या फिर से इतना हिस्सा चलाकर देख लेंगे। NFIA बराबर होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये इसका सूत्र होता है। NFIA बराबर फीफा माइनस फीता। फीफा क्या होता है वो यहाँ पे आपको बता दिया गया है, और फीता क्या होता है आपको ये भी बता दिया गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया, आप इसको एक बार और सुनेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक बैंक किसे कहते हैं? देखो, बैंक आप लोग जानते हैं बैंक क्या होते हैं, बैंक रुपया जमा करते हैं और रुपया उधार देते हैं, है ना। तो व्यावसायिक बैंक ऐसी संस्थाएं होती हैं, मौद्रिक संस्थाएं होती हैं, हम इनको मौद्रिक संस्थाएं कह सकते हैं। ऐसी संस्थाएं होती हैं जो मुद्रा का व्यापार करती हैं। मुद्रा का व्यापार मतलब मुद्रा लेंगी और मुद्रा ही देंगी, और मुद्रा लेने के बदले जो जो पुरस्कार देती हैं वो भी मुद्रा के रूप में होता है, मुद्रा देने के बदले जो जो कीमत उसकी लेते हैं वो भी मुद्रा में होता है ना। जैसे जमा किया बैंकों में, उसके बदले ब्याज मिल गया, दोनों ही मुद्रा के रूप में होते हैं। ऋण दिए ऋणियों को या उद्यमियों को ऋण दिया और उसके बदले भी ब्याज लिया, तो ब्याज भी मुद्रा के रूप में होता है, ऋण भी मुद्रा के रूप में होता है, मूलधन भी ऋण के मुद्रा के रूप में होता है, जमाएं भी मुद्रा के रूप में होती हैं और ब्याज भी, यानी ये सब मुद्रा का ही कारोबार होता है ना। तो व्यावसायिक बैंक ऐसे ऐसे संस्थान होते हैं, ऐसी संस्थाएं होती हैं, या ऐसी मौद्रिक संस्थाएं होती हैं जो जो मुद्रा का व्यापार करती हैं। अगर आप इसको थोड़ा और डिटेल देना चाहो तो आप लिख सकते हैं कि लोगों की जमाएं स्वीकार करती हैं और लोगों को और कंपनियों को ऋण देती है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, व्यापार संतुलन में घाटा कब होता है? देखिए, व्यापार संतुलन तीन प्रकार का होता है।
व्यापार संतुलन तीन प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है अधिशेष का, ठीक है, एक हो सकता है संतुलित, और एक हो सकता है घाटे का। ठीक, जो संतुलित होता है इसमें निर्यात एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट, निर्यात बराबर आयात होता है। जो अधिशेष का व्यापार संतुलन होता है इसमें निर्यात अधिक हो जाते हैं, ये निर्यात मूल्य की बात होती है, खाली निर्यात आयात नहीं लिखेंगे, निर्यात मूल्य आयात मूल्य ऐसे लिखेंगे। निर्यात मूल्य अधिक हो जाते हैं आयात मूल्य से, तो हम कहेंगे व्यापार संतुलन अधिशेष का है, आयात मूल्य। और जो जो घाटे का व्यापार संतुलन होता है, व्यापार संतुलन में घाटा तब होता है जब निर्यात मूल्य कम हो जाते हैं, निर्यात मूल्य लेस देन आयात मूल्य। तो अब प्रश्न है व्यापार संतुलन में घाटा कब होता है? हम कहेंगे व्यापार संतुलन में घाटा तब होता है जब निर्यात मूल्य आयात मूल्यों से कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के ये कंसेप्ट थे, हमने एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल बढ़िया करके बात की है इसमें। और इससे अगर आप इसको ठीक से सुने, नोट कर लें, नोट्स ले लें, और उसके बाद नोट्स रिफ्रेश होने के बाद एक बार इसको फिर से वीडियो को सुन लें, तो आपको जो है काफी हद तक इसको समझने में मदद मिलेगी, कुछ याद भी रह जाएगा, और एग्जाम में अगर ऐसे कोई प्रश्न आते हैं तो उनको आप सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। फिर अगले वीडियो में हम फिर नई चीज लेके आएंगे, और 16 बाय 16 के हम अगला एपिसोड भी लेके आएंगे, अगला राउंड भी लेके आएंगे, उसमें फिर हम आगे हम बात करेंगे। थैंक यू।